अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी को। तो बिल्कुल स्टार्ट से हम इसको आज पढ़ेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं बायोलॉजी को कि आखिर ये बायोलॉजी है क्या। अगर हम बायोलॉजी के देखें, इस बायोलॉजी वर्ड को देखें तो ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। बायो मीन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉगस मीन स्टडी। सिंपली ये है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में हम जिंदा चीज के बारे में या जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। तो आखिर में ये लाइफ है क्या या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, इसी चीज को डिस्कस करते हैं। अगर तो लाइफ को हम डिफाइन करें तो साइंटिफिकली करेक्ट डिफिनेशन इसकी नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं लाइफ को द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, यानी कि पैदाइश से लेकर मौत के दरमियान दौरान ये है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। एक बंदा पैदा हो गया और फिर वो मर गया, तो इसके दौरान जो इसका दौरानिया था, इसने जो टाइम गुजारा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ। इसको इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट इन विच ऑर्गेनिज्म या एनीथिंग कैन ब्रीथ, कैन ईट, कैन एक्सक्रीट, कैन रिप्रोड्यूस। वो हालात जिसमें ऑर्गेनिज्म ब्रीथ भी कर सकता है या जो भी चीज हो उसको फिर हम ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। वो चीज जो ब्रीथ कर सकता हो, एक्सक्रीट कर सकता हो, ईट कर सकता हो, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। इसी तरह फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इस तरह डिफाइन करते हैं, एक चीज की वो एबिलिटी जो ब्रीथ कर सके, ईट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और एक्सक्रीट कर सके, उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन ईट भी कर सकता है, ब्रीथ भी कर सकता है, गैस एक्सचेंज कर सकता है, उसके बाद वो एक्सक्रीट भी कर सकता है, फिर अपनी नस्ल को बढ़ा भी सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। ये एबिलिटी जिस चीज में हो तो हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, अलबत्ता वो बात अलग है कि कुछ चीजों पे ये अप्लाई नहीं होता, जिस तरह वायरस है या प्रियॉन्स है, तो उसमें हम इस डेफिनेशन को बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जो है वो ईट नहीं कर सकता, फिर एक्सक्रीट नहीं कर सकता। लेकिन सम केसेस में जब वो बॉडी के अंदर आता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें वायरस के अलावा, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोलॉजी का वर्ड है, ये फर्स्ट टाइम कार्ल लीनियस ने प्रपोज किया था 1736 में। इस वर्ड को 1736 में फर्स्ट टाइम कार्ल लीनियस ने प्रपोज किया है। बायोलॉजी के मेन 3 ब्रांचेस है, अदरवाइज बायोलॉजी के तो बहुत ब्रांचेस है, लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे मेन 3 ब्रांचेस को, और जो बुक में 9 में मेंशन है 16 अदर ब्रांचेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बॉटनी पहला ब्रांच है, बॉटनी। 3 ब्रांचेस है, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी सिंपल द स्टडी ऑफ लाइफ। बॉटनी का जो वर्ड है वो थियोफेस्टस ने सबसे पहले प्रपोज किया था। बॉटनी द स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ प्लांट, सॉरी, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। प्लांट के बारे में हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी के, उसको हम बोलते हैं बॉटनी। अब प्लांट है क्या? प्लांट ऑटोट्रॉफिक एंड नॉन लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफ उसे कहते हैं कि जो अपने खुराक को खुद तैयार कर सके। तैयार का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, ये खुराक है। या अदर ऐसे हम कहते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो सोलर लाइट की एनर्जी की वजह से और क्लोरोफिल की वजह से वो अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो आपने प्लांट को खुराक खाते हुए नहीं देखा हुआ कि वो खुराक खा रहे हैं, नहीं, क्योंकि अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है। हम ह्यूमन है, अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हाँ, वो अलबत्ता अलग बात है कि हम अपने खुराक पकाते हैं, पकाना और तैयार करना अलग चीज है। हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपने लिए खुराक नहीं तैयार कर सकते, तो इसलिए हम प्लांट्स को फिर खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, क्योंकि हम में ये एबिलिटी नहीं है खुराक तैयार करने की। प्लांट में ये एबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ऑटोट्रॉफ है। प्लांट्स नॉन लोकोमोटरी होते हैं। लोकोमोटरी का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपने लोकेशन को चेंज करना, इसे बोलते हैं लोकोमोशन। हाँ, अलबत्ता अलग बात है कि प्लांट्स मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब ये है कि आपने एक एक्सेस में हरकत करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं खड़ा हूं, तो मैं अपने हाथ को यूं घुमा रहा हूं, दिस इज मूवमेंट। लेकिन मैं जगह चेंज करता हूं, नाउ दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मैंने प्लेस को चेंज किया। अब प्लेस को चेंज करने वाली एबिलिटी प्लांट में नहीं है। हाँ, एनिमल में ये एबिलिटी है। अब प्लांट्स में मूवमेंट की एबिलिटी है, क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, प्लांट्स बढ़ रहा है, उसके रूट्स जो है वो बड़े हो रहे हैं, तो ये मूवमेंट है। वो मूवमेंट नहीं है कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो हवा में जो है हरकत कर रहे हैं, नहीं, वो हवा की वजह से हरकत कर रहे हैं। मूवमेंट मतलब प्लांट खुद कर रहा हो, तो प्लांट खुद जब मूवमेंट करता है तो वो बड़ा होता है, वो मूवमेंट है। असल में प्लांट मूवमेंट कर सकता है लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकता। ये है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट कर सकते हैं, मैंगो प्लांट्स है या अदर प्लांट्स है वगैरह, ये बॉटनी में आते हैं। सेकंड ब्रांच है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल
की जब स्टडी हम करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लोकोमोटर। एनिमल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब वो है जो अपने खुराक तैयार नहीं कर सकते, हम खुराक तैयार नहीं कर सकते। जो एनिमल है वो लोकोमोशन शो करते हैं, लोकोमोटरी, हम लोकोमोशन शो कर सकते हैं, हम एनिमल है। अदर जो एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल बकरी हो गई या एलिफेंट हो गया, बर्ड्स हो गए, वो लोकोमोशन शो कर सकते हैं। तो ये एनिमल है। तो ये बॉटनी और ज़ूलॉजी का डिस्कस किया, दोनों रिलेटेड ब्रांचेस है। थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसे हम डायरेक्टली नेक्ड आईज से नहीं देख पाए। उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। आपने कभी बैक्टीरिया देखा है? नहीं देखा होगा आपने, लेकिन आप पढ़ते हो बैक्टीरिया के बारे में, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने वायरस देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन वायरस के बारे में आप पढ़ते हो, दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जो स्टडी करता है उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, जो ज़ूलॉजी के बारे में स्टडी करता है उसे ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं, और जो बॉटनी के बारे में स्टडी करता है उसे बोटानिस्ट कहा जाता है, साइंटिस्ट को कहा जाता है। ये मेरे 3 ब्रांचेस है। तो अदर ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं कि इसके अदर कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो 16 ब्रांचेस है, बुक में डिस्कस करेंगे हम इसको भी। पहला है मॉर्फोलॉजी। देखो, सिंपली मतलब यह है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल स्ट्रक्चर को देखना या स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एक ह्यूमन है, मैं किस तरह दिखाई देता हूं, मेरे 2 हाथ है, मेरा नाक है, मेरे आंखें हैं, मेरे पांव है। दिस इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, क्या डिस्कस करना है हमने यहां पर? हमने उसकी शेप को डिस्कस करना है कि वो दिखाई किस तरह देता है। उसके साइज को डिस्कस करना है, वो कितना है, कद में कितना है, लंबा है, या उसका साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन है, ह्यूमन का साइज अलग है, एलिफेंट का अलग है, चींटिया है उसका अलग साइज है। साइज के बारे में स्टडी करना या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, स्ट्रक्चर के वो बना किस तरह है। एक शेप फिजिकल दिखाई किस तरह देता है, एक उसकी बनावट है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में स्टडी करना, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आंट्स है, चींटियां है, तो चींटियों का साइज जो है वो स्मॉल है। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बर्ड्स है, बर्ड्स में हम देखते हैं तो बर्ड्स के साथ विंग्स होते हैं। या अदर एनिमल्स है, उसके तो उनके पास टेल होता है, दुम। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अलग है, ह्यूमन के साथ पास जो दुम है वो नहीं है। तो अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, अलग अलग साइज है, अलग अलग शेप है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो इस चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। तो नेक्स्ट ब्रांच को हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी को। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, मैंने मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया, अब इस मॉर्फोलॉजी के इंटरनल साइड पे जो चीजें हैं, अंदर वाली जो चीजें हैं, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो है लंग्स मौजूद है, फेफड़े मौजूद है, उसके अंदर लीवर मौजूद है, जिगर मौजूद है, उसके अंदर इंटेस्टाइन मौजूद है, उसके अंदर किडनी मौजूद है, गुर्दे मौजूद है। तो सारी जो चीजें अंदर मौजूद है, जो अंदर सिस्टम मौजूद है, दिस इज आवर एनाटॉमी। इस तरह आप किसी बकरे को या मुर्गी हलाल करते हो तो उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर नजर आपको आता है, उसके अंदर जो चीजें होती है, जिगर है या इंटेस्टाइन है या अदर चीजें है, दिस इज मॉर्फोलॉजी। इसकी मॉर्फोलॉजी अलबत्ता वो अलग बात है जब हम एक ऑर्गन को अलग लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हार्ट को अपने लिए, दिल को लिया, अब दिल की फिर बाहर साइड वाली मॉर्फोलॉजी है, इनर साइड वाली इसकी एनाटॉमी है। लेकिन जब मैं पूरे एज अ होल बॉडी की बात कर रहा हूं, मैं ह्यूमन हूं और मेरे अंदर सारी चीजें एनाटॉमी में आती है। अगर मैं एनाटॉमी में अंदर से एक ऑर्गन लेता हूं, फिर उसकी अलग मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है, लेकिन ओवरऑल मेरी एनाटॉमी क्या होगी, अंदर जो सारा स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हार्ट है, दिल है, लंग्स है, वो एनाटॉमी है हमारे, इंटेस्टाइन है, मतलब जो सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे एनाटॉमी में आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। देखो, हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी की, उसके अंदर हम गए ऑर्गन में, एनाटॉमी में, फिर हम एनाटॉमी से ऑर्गन के अंदर टिश्यूज में जा रहे हैं। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इट्स फंक्शन। टिश्यू के बारे में स्टडी करना, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना। आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल सेल बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यू से जाके ऑर्गन और सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन और सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया, हम टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं।
टिश्यू है क्या? देखो, जब सेम सेल्स इकट्ठे होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के एग्जांपल को हम प्लांट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि जाइलम टिश्यू है या फ्लोएम टिश्यू है, इसके बारे में आपने सुना होगा। देखो, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्लांट बॉडी में इस तरह मौजूद है, तो ये एक ट्यूब नमा स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह एक ट्यूब से नमा होता है। देखो, जाइलम का काम क्या होता है? जब प्लांट्स रूट के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो इस वाटर को पूरी बॉडी में ऊपर पहुंचाना क्या किसका काम होता है? जाइलम का। इसी तरह प्लांट्स लीफ में जब खुराक तैयार करता है, वो जो खुराक नीचे बॉडी तक या पूरी बॉडी तक पहुंचाना वो किसका काम है? फ्लोएम का काम है। देखो, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। टिश्यू है क्या, कैसा है, कौन कौन से सेल से बना है, इसके सेल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो गोल है, उसका साइज जो है वो बड़ा है या छोटा है, उसके बारे में स्टडी करना इसके टिश्यूज के। फिर टिश्यू जब बने हैं तो इसका फंक्शन क्या है? अब देखो, जाइलम का काम है पानी को पहुंचाना और फ्लोएम का काम है क्या करना? खुराक को पहुंचाना। इसी तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मौजूद है। स्किन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर एग्जाम्पल, दो सेल है, उस दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने वाला काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह कार्टिलेज में टिश्यूज होते हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मौजूद है। फिर उस टिश्यूज के बारे में स्टडी करना और इस टिश्यू के फंक्शन के बारे में स्टडी करना और उस टिश्यूज के बारे में मुकम्मल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। सिंपल द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड इट्स फंक्शन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजियोलॉजी। देखो, फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ ऑल फंक्शन इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो तमाम फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो तमाम फंक्शन हो रहे हैं, उस फंक्शन के बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, वो जो खाना हमारी बॉडी में अंदर डाइजेस्ट होता है, टूटता है, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, एक फंक्शन हो गया। उस खुराक से फिर एनर्जी हासिल होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। ये भी प्रोसेस है। प्लांट्स के बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, खुराक तैयार हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस है ना, प्लांट्स की बॉडी के अंदर प्रोसेस है ना। इन प्रोसेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी फंक्शन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन की डिमांड है, वो अलग बात है किस चीज के लिए सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन उन फंक्शंस के बारे में, बॉडी में जो तमाम फंक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कौन सा प्रोसेस होता है? रिस्पायरेशन का होता है। प्लांट के बॉडी में कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस का होता है। इस तरह हमारी बॉडी में एक और प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का। तो इन तमाम प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? सिंपली फिजियोलॉजी। ऑल द प्रोसेसेस अकरिंग इनसाइड द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्ब्रियोलॉजी। देखो, एम्ब्रियो का मतलब है ये एम्ब्रियो से निकला है, तो आखिर में ये एम्ब्रियो किसे कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना और इसकी डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में आगे चेंजेस कैसे आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना। अब देखो, एम्ब्रियो है क्या? देखो, एम्ब्रियो बनता है जब मेल स्पर्म मिलता है फीमेल एग के साथ, तो उससे बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है ये आगे जाकर कन्वर्ट होता है फीटस में, बेबी में। तो इस बेबी के बनने को देखो, स्पर्म और एग्स मिल रहे हैं आपस में, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। इस एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को, और एम्ब्रियो जब बन गया आगे इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस जो बन रहा है, आगे इससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसके बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सीड है, एक सीड तो जानते होंगे आपने ना, बीज। इस बीज के अंदर क्या होता है? एक एम्ब्रियो होता है, वो पहले बना होता है। जब इसकी हम साविंग करते हैं यानी इसको जमीन में डालते हैं तो इससे एक पौधा, प्लांट बनता है। देखो, ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को हमने सॉइल में सॉ किया, डाला, तो उससे फिर एक छोटा सा प्लांट बन गया। तो इससे जो प्लांट भी बनता है इसके बारे में स्टडी को भी हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियो बनता किस तरह है, फिर एम्ब्रियो से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है, इन सारे प्रोसेस को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बना और इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि एक चीज बेहतर से बेहतर होती है, डेवलप हो रही है। एक सिंपल एम्ब्रियो था, इस सिंपल एम्ब्रियो से, सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, बेहतर से बेहतर हो गया ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है जी।
नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनॉमी। देखो टेक्सा का मतलब है नेमिंग करना, क्लासिफिकेशन करना। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को एक खास ग्रुप में रखना और फिर उस ऑर्गेनिज्म को एक खास नेम देना। देखो नेम क्यों देते हैं, ग्रुप में क्यों रखते हैं? अपनी आसानी के लिए, अपने आप के अपने लिए स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं इंसान हूं, अब इस इंसान को आप किसी और ऐसी कंट्री में बोल दे, यूरोप में जाके बोल दे, इंग्लिश कंट्री में कि मैं इंसान हूं, वो क्या समझेगा इंसान क्या होता है? अब उसको उर्दू नहीं आती। इस चीज से या इस चीज से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर क्या करता है साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा नेमिंग सिस्टम मुतारिफ किया कि वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन का हमारा नाम है होमो सेपियन। होमो सेपियन ये हमारा नाम है। कौन सा नाम है? ये हमारा जोलॉजिकल नेम है। जहां भी बोलोगे दुनिया के किसी कोने में आप बोलोगे कि मैं होमोसेपियन हूं, समझ जाएगा होमोसेपियन के बारे में बात हो रही है। किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम आप लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, फ्रॉग का नाम है रायन टिग्रेना। अब रायन टिग्रेना के बारे में आप जहां भी बोलोगे लोग समझेंगे ये फ्रॉग के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह की यूनिवर्सल नाम दिया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को। इस ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस में एक खास ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को रखना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन हूं, मेरे जैसा कोई और ह्यूमन है, हम दोनों सेम है, सेम कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, तो हमें एक ग्रुप में रखा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने आप को क्लासिफाई कर रहा हूं। मैं एनिमल हूं, तो मैंने अपने आप को क्या कहां में रखा? एनिमल्स में रखा। फिर मैं वर्टिब्रेट हूं। वर्टिब्रेट का मतलब है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, बैकबोन मौजूद हो, में मौजूद है, मैंने अपने आप को वर्टिब्रेट में रखा। फिर मैंने मैमल्स में रखा अपने आप को। देखो मैमल्स का मतलब यह होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ऑफस्प्रिंग को मिल्क दे, दूध दे अपने ऑफस्प्रिंग को। तो ह्यूमन में प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टर्स है ये कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को मिल्क दे। फिर मैंने उसमें अपने आप को क्लासिफाई किया और फिर मैंने जो जीनस बन रहा है वो होमो, इसका मतलब है फिर सेपियन बन रहा है। इसको आगे हम क्लासिफिकेशन को, टैक्सोनॉमी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब यहां पर ऐसे ही समझे कि देखो कितनी सी मजेदार सी क्लासिफिकेशन बन गई हमारी कि हम देखो हमसे कोई पूछेगा कि आप कैसे, अब हमारे जैसा कोई और अगर दुनिया में डिस्कवर होगा, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, जो हमारी तरह बिल्कुल दिखाई दे, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? अब इसको ढूंढेंगे नहीं, अब कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। जिंदा है, ठीक है, लिविंग में रखो। एनिमल्स है, भाई एनिमल में रखो। वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट में रखो। मैमल्स है, वो भाई मैमल्स में रखो। हमारे जैसे बिल्कुल इस ग्रुप में रख लो। देखो आसानी से क्लासिफिकेशन हुई कि नहीं? बिल्कुल सिंपली ऑर्गेनिज्म को हमने उसका नाम दिया, एक साइंटिफिक नेम दिया, फिर उसको हमने एक खास ग्रुप में रखा, क्लासिफाई किया। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बायोलॉजी। देखो सेल बायोलॉजी तो सिंपल है, सेल के बारे में स्टडी करना, द स्टडी ऑफ सेल और उसके ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करना। हाँ, सेल बायोलॉजी को हम एक और नेम देते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन सेल एंड लॉजी मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल। अब देखो, अब सेल के बारे में डिस्कस करना और उसके ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस करना। देखो सेल मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के न्यूरॉन सेल है, वो लंबे हैं। हमारी बॉडी इसके कनेक्टिव टिश्यू है, वो कॉम्पैक्ट है, छोटे छोटे हैं। तो सेल के वो जो सेल है, उस सेल का शेप क्या है, उस सेल का साइज क्या है, उस सेल का लोकेशन क्या है और उस सेल का फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल के बारे में डिस्कस करता हूं, ब्रेन के सेल का, न्यूरॉन है। देखो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? फंक्शन ट्रांसफर करना। उसका शेप क्या है? मुख्तलिफ शेप्स है। अब मैं कहता हूं कि दागे नमा, थ्रेड नमा शेप है, उसका दागे नमा शेप है। साइज कितना है? लंबा है, मैं उसको बोलता हूं। लोकेशन कहां पर मौजूद है? सर में मौजूद है। फंक्शन क्या है? मैसेज पहुंचाना या मैसेज का डिसीजन बनाना, ये फंक्शन हो गया न्यूरॉन का। तो इस सेल के बारे में डिस्कस करना, जो भी सेल हो हमारी बॉडी का, पाँव में मौजूद हो, सर में मौजूद हो, या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, प्लांट्स में मौजूद हो, उस सेल के बारे में स्टडी करना कि उस सेल का साइज क्या है, फंक्शन क्या है, शेप क्या है। फिर उस सेल के फंक्शन के अलावा उसके ऑर्गेनेलिज को भी डिस्कस करना। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल में ऑर्गेनेलिज को सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, सेल में अंदर न्यूक्लियस है, आपने कहा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें राइबोसोम है। ये चीज आपने सुनी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना होगा राइबोसोम के बारे में। तो इन चीजों के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में आपने सुना होगा। तो इन चीजों के बारे में, अंदर इसके ऑर्गेनेलिज के फंक्शन क्या है, इसको हम आगे जब सेल पढ़ेंगे ना, क्योंकि जो सेल है मुख्तलिफ होते हैं,
बाद सेल्स में जरा आरबीसीज है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसमें आपस में डिफरेंसेस है। तो इन डिफरेंसेस को भी स्टडी करना, इन सेल के फंक्शन के बारे में और इनके ऑर्गेनीज के बारे में भी स्टडी करना, इन सब को हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। ओके जी, ये 7 ब्रांचेस हो गए। अब फर्दर ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म है वो मर चुका है और मरने के बाद जो उसके बकायात हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा डायनासोर्स के बारे में, तो डायनासोर बहुत पहले मशहूर थे और इस दुनिया में जो एबंडेंट ऑर्गेनिज्म थे वो डायनासोर थे पहले, लेकिन अब वो डायनासोर मर चुके हैं। लेकिन आप अक्सर सुनते हो कि किसी इलाके में या किसी कंट्री में डायनासोर जो है उसका ढांचा है वो मिला है या उसके बकायात मिले हैं, उसके फॉसिल्स मिला है। अब उस बकायात के बारे में या ढांचे के बारे में उस डायनासोर का जब हम स्टडी करेंगे तो वो पैलेंटोलॉजी के ब्रांच में आता है, उसको हम फॉसिल बोलते हैं और उस फॉसिल की हम स्टडी करते हैं। तो जो डायनासोर है उसका जो स्केलेटन बचा हुआ है उसको अब हम स्टडी करेंगे, हम इसको हम क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजी। हाँ, ये अब अलग बात है कि ये 2 किस्म की हो सकता है, एक है पैलियो बॉटनी, दूसरा हमारे पास है पैलियो ज़ूलॉजी। अगर एक प्लांट है वो मर चुका है और उसके बकायात के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलियो बॉटनी। अगर एक एनिमल है वो मर चुका है और एनिमल्स के बकायात के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके फॉसिल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैलियो ज़ूलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। पर इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी डिजीज के खिलाफ क्या करता है? फाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, जो भी कंट्री होती है उस कंट्री का एक स्पेसिफिक हम कहते हैं कि उसकी आर्मी होती है। वो आर्मी का काम क्या होता है? उस कंट्री को डिफेंस प्रोवाइड करना, दुश्मनों से उसको बचाना। इसी तरह आप सुनते हो कि हमारे जो एनवायरनमेंट है इस माहौल में मिलियन बैक्टीरिया है, तो हम जब खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो मिलियन बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आती है। फिर एक से नहीं है कि हमें हर रोज बीमारी होती है, जिस तरह हमने खाना खाया, जैसे क्योंकि हमने खाना खा लिया तो हमें बीमारी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें कभी महीने बाद, 2 महीने बाद या सालों बाद बीमारी होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में अंदर आते हैं तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करता है। पैथोजन का मतलब यह है कि हर वो चीज जो फॉरेन से हमारी बॉडी में आए और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, उसको पैथोजन कहते हैं। ये पैथोजन हमारे बॉडी में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ डिफेंस शो करती है और उस बैक्टीरिया पैथोजन को खत्म कर देती है, तो इस वजह से हमारी बॉडी में बीमारी काज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पैथोजन जो है वो हमारे बॉडी में क्या हो गया? एंटर हो गया। तो हमारी बॉडी में WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल मौजूद है, वो इस पैथोजन क्या करती है? किल कर देती है कि आप हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, आप हमारी बॉडी में न आओ। ये चीज हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो ये सिस्टम जो कर रहा है इम्यून सिस्टम कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन जो है एक वेल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है और इसकी प्रोटेक्शन लाजिमी है। जब प्रोटेक्शन लाजिमी है तो उसके लिए एक कुदरती हमारा सिस्टम बना हुआ है, इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इसका वो जो काम करना, या इम्यून सिस्टम वर्क किस तरह करता है? हमारी बॉडी में पैथोजन आता है तो इम्यून सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होता है, वो वर्किंग किस तरह करता है, उस पैथोजन को किस तरह किल करता है, ये जो सारा सिस्टम है, जो सारा प्रोसेस है, हम स्टडी करते हैं इस इम्यूनोलॉजी में। तो हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल है, हमारी बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड के 3 अकसाम है, व्हाइट ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो व्हाइट कलर्स के होते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हमें डिफेंस प्रोवाइड करना, हमें पैथोजन से बचाना। ओके जी, नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देखो, इंसेक्ट के बारे में, हशरात के बारे में स्टडी को हम क्या करते हैं? एंटोमोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मच्छरों के बारे में, मॉस्किटोस के बारे में, इन आर्थ्रोपोड्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। देखो, जो एंटोमोन्स वर्ड जो है यहाँ पर हम कहते हैं कि जो एंटोमोन वर्ड जो है इसका मतलब है नोच बॉडी, या हम बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। देखो, हर वो चीज जिसमें जॉइंट हो या सेगमेंट हो, वो असल में इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट ना, उसमें जॉइंट्स होते हैं और सेगमेंट्स होते हैं। वो जो सेगमेंटेड बॉडी को हम जब स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि इसको हम बोलते हैं इंसेक्ट या एंटोमोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर, अगर आप मॉस्किटो की बात करें तो उस मॉस्किटो को हम देखें तो उस मॉस्किटो में उसकी जो बॉडी होंगे उसमें जॉइंट्स होंगे, सेगमेंट्स होंगे। इस तरह उसको पैरों को देखें तो उसमें जॉइंट्स है, सेगमेंटेड है। अब ये जो सेगमेंटेड बॉडी है, इंसेक्ट्स हो गए वगैरह, ये हो गए,
इन सेगमेंटेड बॉडी के बारे में या सेगमेंटेड बॉडी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, या इंसेक्ट के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो के बारे में स्टडी करना, या अदर जो हमारे पास जो इंसेक्ट्स है उसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे, हशरात के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट जो है वो पैदा किस तरह होता है, पर बड़ा किस तरह होता है। इंसेक्ट जब हमारी बॉडी में आता है, हमें काटता है इंसेक्ट, तो वो हमारी बॉडी पे उसके क्या असरात होते हैं, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना। अकेले इंसेक्ट के बारे में नहीं, इंसेक्ट का रिलेशन किस तरह हमारे साथ, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट के बारे में स्टडी करने को या नॉच्ड बॉडी या सेगमेंटेड बॉडी को स्टडी करने के लिए हम एंटोमोलॉजी के ब्रांच को यूज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारा जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स जो है ये बहुत बड़ा लफ्ज है और इस पे बहुत सारे हम कहते हैं, ये जो ब्रांच है ये बहुत बड़ा ब्रांच है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में हम जब स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी आपने सुना होगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट है उसके फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 हाथ है तो हमारे भी 2 हाथ है, उसके 2 आंखें हैं तो हमारे भी 2 आंखें हैं। उसकी बॉडी में जो सेल है वो न्यूरॉन सेल है, नर्वस सेल है, या हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज है या अदर सेल्स मौजूद है, वो हमें भी मौजूद है। उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, हमें भी 46 है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, पेरेंट में ऑफस्प्रिंग में भी 46 है। सेम चीज है जो पेरेंट में मौजूद है, पेरेंट की 5 उंगलियां हमारी भी 5 उंगलियां, जो पेरेंट में सेम चीजें मौजूद है वो ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नया नस्ल है उसमें जो ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं, हेरिडिटी के बारे में, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा हमारे पास हम स्टडी करते हैं वेरिएशन में। वेरिएशन के बाद, वेरिएशन का मतलब है कि डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट, डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मुख्तलिफ है, यानी ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो पेरेंट से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है, मैं कहता हूं पेरेंट का जो स्किन कलर व्हाइट है, ऑफस्प्रिंग का ब्लैक है। पेरेंट का जो हाइट है वो 7 फीट, ऑफस्प्रिंग का 6 फीट है। पेरेंट का जो आई कलर है वो ब्लैक है, ऑफस्प्रिंग का ब्राउन है। और डिफरेंसेस है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब इन डिफरेंसेस के बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं सेम कैरेक्टर उसके बारे में, जो पेरेंट से और ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो मुख्तलिफ या डिफरेंसेस है उन दोनों चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में स्टडी करने को क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज करना, जब ह्यूमन किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ह्यूमन क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को यूज करता है अपने फायदे के लिए। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। इंसान जो भी करता है अपने फायदे के लिए करता है। अब कैसे हम यूज करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां होती है, जो मुर्गियां हम यूज करते हैं बाजार में मिलती है, ये मुर्गियां जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि नॉर्मल जो मुर्गी है वो बड़ी होती है, मैच्योर होती है 3 महीनों में, लेकिन ये जो मुर्गी है वो 40 दिन में, 30 दिन में बड़ी हो जाती है। अब देखो ये कम टाइम में इस मुर्गियों का बड़ा होना और इस मुर्गियों के ज्यादा नंबर में बड़ा होना, पैदा होना, ये हम क्यों कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम इससे कुछ हासिल कर रहे हैं। तो ये जब ज्यादा बन रही है मुर्गियां, ज्यादा जल्दी बड़ी हो रही है, तो हम ये बायोटेक्नोलॉजी मुख्तलिफ टेक्निक यूज करते हैं इसमें अपने इस मुर्गे को बनाने के लिए, बड़े करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल 2 गाय है, एक गाय में मिल्क ज्यादा है, दूसरे में कम है। जिसमें ज्यादा है तो उससे जीन लिया जाता है, जिसमें कम हो उसमें इंसर्ट किया जाता है जीन। तो फिर वो जो गाय है उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा जो डायबिटीज के मरीज है, शुगर के मरीज होते हैं, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का। देखो जो डायबिटीज का मरीज होता है उसमें इंसुलिन नहीं होता या इंसुलिन बनता ही नहीं है। फिर इंसान क्या करता है, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसको लेता है और बैक्टीरिया में डालता है, बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बना लेता है और वो इंसुलिन हम लेते हैं, शुगर के मरीज को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं।
तो अपने फायदे के लिए एक ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं, मुर्गी को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, गाय को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। जब हम अपने फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, इंसुलिन यूज कर रहे हैं, किस चीज की मदद से, बैक्टीरिया। हम मीट हासिल कर रहे हैं, किससे, चिकन से, मुर्गियों से हासिल कर रहे हैं। तो ये चीजें बन रही है, अब ये हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा मीट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक यूज करते हैं। आपने फिर अक्सर बायोटेक्नोलॉजी ऐसे अभी फसल भी है, क्रॉप्स भी है, फॉर एग्जांपल एक गंदम है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नॉर्मल जो एक कनाल का जो एरिया है उसमें हम कहते हैं 10 मन गंदम की फसल होती है। बायोटेक्नोलॉजी के हम क्या करते हैं कि उस गंदम की पैदावार को ऐसे इंक्रीज कर देते हैं कि हम वहां से उस एरिया से, एक कनाल वाली एरिया से हम 20 मन का गंदम लेते हैं, पैदावार कर लेते हैं। ये सारा जो सब कुछ हम कर रहे हैं, उस गंदम तो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट है एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर एनवायरमेंट में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी को। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। अब लिविंग और नॉन लिविंग की क्या इंटरेक्शन है, एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन को चाहिए पानी पीने के लिए, नॉन लिविंग है, इंटरेक्शन है हमारा। सॉइल है, उस सॉइल में हम गंदम उगाते हैं, उस सॉइल में हम रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, तो इंटरेक्शन है हमारा। सूरज है, सूरज से हम इनडायरेक्ट एनर्जी हासिल कर रहे हैं, जरूरत है हमें। एयर है, हवा है, नॉन लिविंग है, लेकिन इसको हम इनहेल करते हैं। तो हमारा लिविंग है हम, लेकिन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है। प्लांट्स है, प्लांट सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट्स को चाहिए, प्लांट्स लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है उसका। प्लांट्स को पानी चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है जमीन से। प्लांट उगता ही साइल में है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है। तो अब ये प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के जो रिलेशन है नॉन लिविंग के साथ, या हमारा ह्यूमन के जो लिविंग का रिलेशन है नॉन लिविंग के साथ, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो हम ह्यूमन को क्या चाहिए, एयर चाहिए, हम ह्यूमन को वाटर चाहिए, हम ह्यूमन को सॉइल चाहिए, हम ह्यूमन को टेम्परेचर चाहिए, हम ह्यूमन को लाइट चाहिए। अगर लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, तो हमें नजर ही कुछ नहीं आएगा, दुनिया ठंडी हो जाएगी। ये जो गर्माइश मेंटेन है दुनिया की, जो टेम्परेचर मेंटेन है, ये होता ही लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से। तो ये सारा हमारा इंटरेक्शन है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। हाँ, जो जिस जगह में, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी को हम फिर अलग अलग इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं, वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक शहर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में जो खास एरिया में लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है, उस एरिया को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ये एक इकोसिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंट्री है, इंडिया है, उसमें अलग मुंबई, वहां पर लिविंग का नॉन लिविंग के साथ अलग इंटरेक्शन है, तो वो अलग इकोसिस्टम है, ये अलग इकोसिस्टम है। वो एरिया जहां पर लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, वो तो अलग बात है। तो जिस एरिया में जिस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन हो उसको लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। यहां पर समझ आइए यहां तक। ओके जी, नेक्स्ट ब्रांच है पेरिस्टोलॉजी। पेरिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। जब हम पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलॉजी। लेकिन ये पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे को हार्म करे, अदर क्या करे, हार्म करे फॉर इट्स बेनिफिट्स, या अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए। जिस तरह ह्यूमन करता है ना, जिस तरह ह्यूमन करता है, ह्यूमन अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो है वो आता है, हमें काटता है, उल्टा हमें दर्द होता है, उल्टा हमें जलन होती है। यहां पर हमारे एरिया में उल्टा हमें मलेरिया, डेंगू हो जाता है, लेकिन मॉस्किटो खून पी लेता है, हो जाता है अपने फायदे के लिए।
तो मॉस्किटो ने हमें काटा तो अपने फायदे के लिए हमें नुकसान पहुंचाया उसने। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। अब इसके बारे में स्टडी करना, पैरासाइट जो है हमें क्यों काटता है, पैरासाइट जो है वो कहां पर रहता है, पैरासाइट कैसे पैदा होता है, कैसे बड़ा होता है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, इसे बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मॉस्किटो का एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अगर हम बैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल लेते हैं, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है, हमें हमारी बॉडी में बीमारी काज करता है, लेकिन अपना नस्ल जो है वो बॉडी के अंदर बना देता है। तो ये किस चीज में हम स्टडी कर रहे हैं? बैक्टीरिया, कुछ एलजी भी है, कुछ फंजाई भी है, तो ये सारा हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज में? पैरासिटोलॉजी में। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। देखो जब ऑर्गेनिज्म एक माशरे में रहते हैं और उसका आपस में कोई इंटरेक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमन हूं तो मेरा ह्यूमन प्लांट के साथ मेरा इंटरेक्शन है, मैं उससे खाना खाता हूँ, खाना हासिल करता हूँ प्लांट से, लेकिन हम प्लांट्स को उल्टा पानी देते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, एक इंटरेक्शन है हमारा। इस तरह आपने चींटों को देखा होगा, कुछ सारी एक ही कतार में जाती है, तो उनका आपस में एक सोशल इंटरेक्शन है, आपस में जो एक कतार में जा रही है तो आपस में कनेक्ट कर रही है, आपस में उनका राबता हो रहा है, एक सोशल इंटरेक्शन है। तो वैसे तो कतार नहीं जा रही है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमन हूं, दूसरा ह्यूमन मेरे पास आता है, कुछ बात हम करते हैं, ऐसा नहीं वो सामने से आ जाए मैं उससे थप्पड़ मारूं, ऐसा तो नहीं होता ना। आपस में हम बात करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, फायदा दूसरे को पहुंचाएंगे। तो एक माशरे में जो हमारा इंटरेक्शन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंटरेक्शन भी हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, ह्यूमन टू प्लांट्स भी हो सकता है, ह्यूमन टू बर्ड्स भी हो सकता है। हम बर्ड से खाना भी हासिल करते हैं, बर्ड्स को खाना देते भी है। तो ये सारा इंटरेक्शन आपस में सोशल एनिमल्स का है, सोशल इंटरेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंसान के बारे में स्टडी करें, लेकिन इंसान के हर पहलू को हम स्टडी करें। इंसान माशरे में रह रहा है, लेकिन माशरे में उसका अदर एनिमल के साथ किस तरह इंटरेक्शन है, इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसको हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी। जो लास्ट ब्रांच है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। कोई मेडिसिन हम लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, अभी फार्माकोलॉजी है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखो ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन हम लेते हैं तो उससे हमारी बीमारी ठीक होती है, तो हमारे लिए फायदा है ना। फिर अलग बात उसके साइड इफेक्ट भी है, तो जब इसको हम स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। हाँ, ड्रग्स और मेडिसिन अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम लेते हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, प्लांट से हम स्टेम लेते हैं, रूट्स लेते हैं, उसको डायरेक्टली खा लेते हैं, वो स्टेम रूट्स को, जिस तरह हमें हकीम देता है, ये ड्रग्स। अब इन स्टेम से रूट्स में फॉर एग्जाम्पल एक सिगरेट है ना, निकोटीन, वो हम डायरेक्ट पीते हैं, सिगरेट को डायरेक्ट पीते हैं, ड्रग्स है, उसमें निकोटीन मौजूद, बहुत सारे केमिकल है, टार है वगैरह। लेकिन इसी निकोटीन को, एक टार को हम लेते हैं और खास डब्बे में बंद करते हैं, खास गोली बनाते हैं, उससे मेडिसिन बन जाता है। अब मेडिसिन फिर परफेक्ट होता है, ड्रग्स में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रग्स वो है जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म में यूज करें, फिर इसी ड्रग से हम खास केमिकल लेते हैं और उससे मेडिसिन बनाते हैं और उसको फिर हम खास बीमारी के लिए यूज करते हैं। ओके जी, तो ड्रग्स और मेडिसिन में ये फर्क है।